Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about visually impaired children यानी कि दृष्टि दोष बालक। कल की वीडियो में हमने विकलांग बालकों के बारे में जाना। आज हम दृष्टि बाधित या दृष्टि दोष बालकों के बारे में जानेंगे। हम सभी यह जानते हैं कि मनुष्य इस संसार में जन्म लेने के पश्चात ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्रियों पर निर्भर रहता है। इस दृश्य जगत के अनुभवों को प्राप्त करने के लिए नेत्रों का या दृष्टि का होना आवश्यक है। इनके बिना व्यक्ति स्वयं को बहुत ही अपूर्ण महसूस करता है। चक्षु विकलांगता या दृष्टिहीनता एक सरलता पूर्वक पहचानी जा सकने वाली विकलांग अवस्था है। प्राचीन काल से ही यह विकलांग अवस्था बहुत ही दुखद मानी जाती है। ऐसे विकलांगों को जीवन पर्यंत समाज की दया और सहानुभूति पर आश्रित रहना पड़ता है। हम देखेंगे कि सूरदास जो कि जन्म से ही अंधे थे और लुईस ब्रेल जो स्वयं एक चक्षुहीन विकलांग थे, इन दोनों ही चक्षुहीन विकलांगों ने अंधे होते हुए भी अपने जीवन को अच्छे से जिया और समाज के साथ हमेशा समायोजन किया। अब हम देखेंगे कि दृष्टि दोष बालकों को दो भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है पूर्ण रूप से अंधे बालक और दूसरा है आंशिक दृष्टि से बाधित बालक। पूर्ण रूप से जो अंधे बालक हैं, इस वर्ग में वे सभी चक्षु विकलांग बालक आते हैं जो जन्म से ही पूर्ण या आंशिक रूप से अंधे होते हैं या छोटी उम्र में ही पूर्ण या आंशिक रूप से दृष्टिहीन हो जाते हैं। इन्हें सामान्य विद्यालयों में शिक्षा देना संभव नहीं हो पाता है। इनके लिए विशिष्ट अंध विद्यालयों की व्यवस्था करनी होती है। दूसरे तरह के जो बालक हैं वो हैं आंशिक रूप से दृष्टिहीन बालक। ये वे बालक हैं जिनकी दृष्टि क्षमता 20 से 70 फीट तक देखने की होती है और जो उत्तल लेंस की सहायता से अक्षरों को पढ़ने में सक्षम होते हैं। आंशिक रूप से जो बाधित बालक हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष वे बालक हैं जिनको पास में रखी हुई वस्तुएं देखने में असमर्थता होती है और उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता है। दूर दृष्टि दोष में वे बालक आते हैं जिनको पास में रखी हुई वस्तु आसानी से दिखाई देती है, परंतु दूर रखी हुई वस्तु को देखने और समझने में उन्हें असमर्थता होती है। ये बच्चे अपने दैनिक कार्य आसानी से नहीं कर पाते हैं। इनको दूसरे व्यक्ति की सहारे की आवश्यकता होती है। निकट दृष्टि दोष वाले जो बालक हैं वो 20 से 70 फीट तक की दूरी तक देखने में सक्षम होते हैं और जो दूर दृष्टि दोष बालक हैं वे 2 से 20 फीट तक की दूरी तक का ही देखने में सक्षम होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो दृष्टि दोष बालक हैं उनको कुछ लक्षणों की पहचान के द्वारा पहचाना जा सकता है और उनका इलाज किया जा सकता है। पहला है, जो दृष्टि दोष बालक होता है वह बार बार अपनी आंखों को मसलता है, उसकी आंखों से लगातार पानी बहता रहता है। वह कक्षा में ब्लैक बोर्ड पर लिखित सामग्री या पास में रखी गई पुस्तकों को पढ़ने में भी असमर्थ होता है। वह प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता का प्रदर्शन करता है, यानी कि जब वह अंधेरे कमरे में बैठा होता है और जब उस पर प्रकाश या रोशनी पड़ती है तो उसकी आंखों पर दबाव पड़ता है। दृष्टि दोष जो बालक होते हैं वे बार बार अपनी आंखों को झपकाते रहते हैं। उन्हें रंग भेद करने में असमर्थता होती है। कई बार एक ही समय पर उन्हें दो वस्तुएं दिखाई देती हैं। उनकी आंखों में तिरछापन और बहंगापन होता है। चलते समय उनके कदम कभी कभी गलत दिशा में पड़ते हैं। उन्हें पठन और लेखन करने में कठिनाई का अनुभव होता है। इसके अलावा
समायोजन करने में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनकी आंखें हमेशा लाल लाल रहती हैं। कभी कभी बालक एक आंख से देखने का प्रयत्न करता है। उनकी आंखों का आकार असामान्य होता है। किसी बालक की आंखें छोटी दिखाई देती हैं तो किसी बालक की आंखें बहुत बड़ी दिखाई देती हैं। दूर पड़ी हुई वस्तुओं का आकार उन्हें सामान्य से कम या सामान्य से अधिक नजर आता है। इस प्रकार बालकों की पहचान करके नेत्र विशेषज्ञों से आवश्यक सलाह लेकर उनका उचित इलाज किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि दृष्टि अक्षमता के कुछ कारण हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है संक्रामक रोग। प्राय 60% से लेकर 70% तक बालक संक्रामक रोगों में असावधानी के कारण दृष्टि अक्षमता अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। संक्रामक रोगों में आई फ्लू और फोटोफोबिया, ये 2 प्रकार के ऐसे रोग हैं जिनके कारण दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। फोटोफोबिया में जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसे धूप में जाते समय दिक्कत आती है और उसकी आंखों में दर्द और थकान महसूस होती है और कई बार उसकी दृष्टि भी चली जाती है। दूसरा है दुर्घटना या चोट। सुरक्षा और निर्देशन के अभाव में कई बार मारपीट कर लेना या दुर्घटना के कारण नेत्र में लगी घातक चोट भी दृष्टि दोष का कारण बन जाती है। नेक्स्ट है वंशानुगत कारण, यानी कि कभी कभी बालक में होने वाली दृष्टि से संबंधित समस्याएं आनुवंशिकता का भी परिणाम हो सकती हैं। इसके अलावा रसायनों और दवाइयों के उपयोग से भी आँख की ज्योति जा सकती है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे खसरा, उसके कारण भी बच्चे में संक्रामकता आ जाती है और वो दृष्टि बाधित हो जाता है। ऑक्सीजन का स्तर ऊंचा होने पर भी बच्चा दृष्टि बाधित हो जाता है। कई बार नवजात शिशु के जन्म के समय आंख में मोतियाबिंद का होना और ठीक से पता नहीं चलने पर वह कांच पत्थर में बदल जाने से भी दृष्टि बाधितता आ जाती है। खतरनाक खेलों या पटाखों के कारण भी आंखों की रोशनी चली जाती है। दृष्टि दोष को रोकने के लिए विटामिन ए से युक्त भोजन का प्रयोग किया जाना चाहिए। स्वस्थ आहार और हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा दूर दृष्टि दोष जिन बालकों को है उन्हें अवतल लेंसों का उपयोग करना चाहिए और जो निकट दृष्टि दोष वाले बालक हैं उन्हें उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाना चाहिए। दृष्टि दोष बालकों को धूल धुआं व धूप से भी बचाव करना चाहिए। इसके अलावा अंधे व्यक्तियों को किसी मृत व्यक्ति के नेत्रों का दान करने पर उनका प्रत्यारोपण करके उन्हें दृष्टि प्रदान की जा सकती है। अब हम देखेंगे कि चक्षुहीनता का बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। बालक का गतिहीन होना। दृष्टिहीनता के कारण ऐसे बालक सामाजिक या शैक्षिक क्रियाकलापों से दुर्घटना की आशंका से दूर रखे जाने के कारण उनमें गतिहीनता आ जाती है। दूसरा है सामाजिकरण की प्रक्रिया का अवरुद्ध होना। सामुदायिक शैक्षिक क्रियाकलापों में भाग लेने में असमर्थ होने के कारण उनका समाजीकरण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है ज्ञानेंद्रियों का अधिक संवेदनशील होना। दृष्टिहीनता की कमी की क्षतिपूर्ति ऐसे विकलांग बालक अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जैसे स्वर्ण ज्ञानेंद्रियां और स्पर्श ज्ञानेंद्रियों को अधिक संवेदनशील बनाकर पूरा कर लेते हैं। इसके कारण वे संगीत व हस्त कार्य या उद्योगों में प्रवीणता प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट है स्मरण शक्ति की तीव्रता। ऐसे बालकों की एकाग्रता, स्मरण शक्ति, कल्पना तर्क शक्ति, सभी प्रकार की शक्तियां प्राय अन्य बालकों की अपेक्षा अधिक उच्च होती हैं। अब हम देखेंगे कि जो दृष्टिहीन या दृष्टि दोष से प्रभावित बालक हैं
उनकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए बालक अपनी अक्षमता के कारण भी समाज में समुचित समायोजन स्थापित कर सके। इसके लिए विशेष रूप से शिक्षक प्रशिक्षित होने की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से विद्यार्थी पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त कर सके और वर्तमान समय में ज्ञानार्जन कर सके और समाज की मुख्य धारा में वो संलग्न हो सके। इसके लिए शिक्षा प्रदान करने हेतु दृष्टिबाधित बालकों को कुछ ऐसे उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं जिनके माध्यम से वे अच्छे से अधिगम कर सकता है। इसमें पहला है संकीर्ण सर्किट टेलीविजन। कम दृष्टि के बच्चों के लिए यह उपकरण बहुत ही उपयोगी है। यह उपकरण पाठ्य सामग्री को एक बड़े आकार में टेलीविजन के पर्दे पर प्रदर्शित करता है। इस उपकरण के माध्यम से पाठ्य सामग्री के आकार को अधिगमकर्ता की आवश्यकता अनुसार बड़ा या छोटा किया जा सकता है। दूसरा है आवर्धक लेंस और हस्तावर्धक। इस उपकरण की सहायता से कम दृष्टि वाले बालकों को पाठ्य सामग्री को बड़े आकार में प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है वृत्ताकार मुद्रित अधिगम सामग्री। बड़े अक्षरों में मुद्रित किताबें और अन्य अधिगम सामग्री की दृष्टि बाधित बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बच्चों में शिक्षण में विशेष सहायक होती हैं। इन किताबों में छुपी हुई पाठ्य सामग्री का आकार सामान्य आकार से बहुत बड़ा होता है। ये पाठ्य सामग्री प्राय 18 से लेकर 24 अंक के टंकण में होती है, जिससे कि आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बच्चों को इसे पढ़ने में कठिनाई का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट है ब्रेल स्लेट या स्टाइलस। इस उपकरण का प्रयोग पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित बच्चों के लिए किया जाता है। दृष्टिहीन बच्चों द्वारा इस उपकरण का प्रयोग बिल्कुल उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार एक सामान्य बालक पेन और पेपर का करता है। नेक्स्ट है ब्रेल पुस्तकें। ब्रेल पुस्तकें भी दृष्टिहीन बच्चों हेतु एक प्रमुख सहायक उपकरण है। ब्रेल पढ़ने लिखने से संबंधित एक विशिष्ट लिपि है। इस लिपि में वर्णों को, शब्दों को, अंकों को और अन्य जरूरी सामग्री के आकलन का प्रबंध 6 बिंदुओं में किया गया है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से अध्यापक दृष्टिहीन बच्चों हेतु पठन लेखन की क्रिया को संभव बनाता है। नेक्स्ट है ब्रेल शीट। एक दृष्टिबाधित बच्चे की शैक्षिक गतिविधि में यह एक सहायक उपकरण की भूमिका निभाता है। एक दृष्टिबाधित बालक द्वारा इस उपकरण का प्रयोग उपयुक्त ढंग से उस समय किया जाता है जब उसे ब्रेल स्लेट अथवा ब्लेरर का प्रयोग करना भली भांति आ जाता है। नेक्स्ट है बोलते हुए कैलकुलेटर। बोलते हुए कैलकुलेटर भी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक उपकरण है। इस उपकरण का प्रयोग आंशिक रूप से दृष्टिबाधित और पूर्ण दृष्टिबाधित दोनों तरह के बच्चों द्वारा विशेष रूप से उस समय किया जाता है जब आंकिक संख्याओं को बोलकर एयरफोन के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाना हो। यह उपकरण विशेष रूप से गणित शिक्षण हेतु उपयोगी होता है। इस प्रकार इन बालकों को दैनिक जीवन से संबंधित, समायोजन से संबंधित और आवागमन संबंधित आदि अनेक समस्याओं के सामना करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण प्रयोग लाए जाते हैं। इस प्रकार इन बालकों को विशेष शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।